हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आदर्शवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आखिरकार आदर्शवाद ये है क्या। अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ हम राजनीति को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे भी। और मैं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं पॉल साइंस विद शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसे आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आखिरकार इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसकी शुरुआत जो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से होती है, जो 1914 से 1918 तक हुआ था, वी नो दैट। और जो कि यूरोप के कई देशों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ये बहुत बड़ा, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, शहर के शहर नष्ट हो गए। तो लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे ही युद्ध होते रहे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए लोगों को एक नए विचार की ज़रूरत महसूस हुई जो युद्धों को रोक सके। यहीं से आदर्शवाद की ज़रूरत पड़ी। और उस समय पे तब आते हैं उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और वे दो बातों पर जोर देते हैं। पहली, उनके द्वारा दिया गया 14 सूत्रीय सिद्धांत। दूसरा, राष्ट्रसंघ, जो कि उस समय का लीग ऑफ नेशंस होता है। अब यहाँ से हम आदर्शवाद को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यह जो विचारधारा है इस बात पर विश्वास करती है कि दुनिया को केवल शक्ति और युद्ध के नज़रिए से नहीं, बल्कि नैतिकता और सहयोग के माध्यम से भी बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, आदर्शवाद वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज़ तथा मानवता, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आदर्शवाद सिद्धांत एक्चुअली में आदर्शवाद मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर को आधार मानता है। ठीक है, आदर्शवाद मानता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो रैशनल होता है, तर्कसंगत होता है और शांति प्रिय होता है। तर्कसंगत इन द सेंस हमें पता होता है कि हमारा अच्छा बुरा जो भी है वो क्या होगा। तो चलिए ऐसे ही इसे समझें कि जैसे हमारी क्लास के नियम, हम यह मानकर चलते हैं कि सभी छात्र एक दूसरे का सम्मान करेंगे ज़रूर और बिना लड़े समस्याओं को सुलझा लेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, हमारे आदर्शवाद के प्रमुख स्तंभ जो हैं, ये जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ये 4 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे आदर्शवाद के प्रमुख स्तंभ हैं। तो इसमें पहले पॉइंट पर हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आदर्शवादियों का मानना क्या है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए मजबूत संस्थाओं की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए, हमारे देश में सरकार होती है, ठीक है, ऐसे ही हर देश में सरकार होती है उस देश को संचालित करने के लिए। लेकिन वी नो दैट कि विश्व में इस तरह की कोई सरकार नहीं है। विश्व एक अराजक व्यवस्था है, ठीक है। तो इसके लिए विश्व स्तर पर जो व्यवस्था है वो अराजक व्यवस्था है। तो और यह जो संस्था जो बनाई, उन्होंने कहा कि आदर्शवादियों ने कहा कि ये जो संस्था बनेगी वो पूरे विश्व को संचालित करेगी। संचालित मतलब सहयोग करेगी, संचालित तो क्या ही कर पाएगी। और यहाँ संस्था से अर्थ एक ऐसे संगठन से है जहाँ देश बैठकर बातचीत करें और विवादों को सुलझा सके। जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में देखा होगा आपने, डिसिप्लिन कमेटी होती हैं जो झगड़ों के सुलझाने का काम करती है, ताकि छात्रों को खुद लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन
इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि देखिए, हम जहाँ जिस कॉलेज में जाते हैं वहाँ डिसिप्लिन कमेटी मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि मेरे दोस्त जितने भी हैं मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो और ना ही इसकी कभी नौबत आई। तो अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस बात पर आदर्शवाद इस बात पर जोर देता है कि देशों को अपनी मनमानी करने के बजाय इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहिए, मतलब उसका पालन करना चाहिए। ये वे नियम होते हैं जो दुनिया के देशों ने आपसी सहमति से बनाए होते हैं। मतलब ये दुनिया के जितने भी देश हैं आपसी सहमति से बनाएंगे, क्योंकि आदर्शवाद का ये की पॉइंट है। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सेम उसी तरह ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं ताकि दुर्घटना ना हो सके। वैसे ही देशों को इन कानूनों का पालन करना चाहिए ताकि युद्ध ना हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, अनैतिक और युद्ध का विरोध। ठीक है, तो आदर्शवाद युद्ध को बीमारी की तरह देखता है। उनका मानना क्या है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह पुरानी और खराब राजनीतिक व्यवस्था है। युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, ना जीतने वाले को ना हारने वाले को। हारने वाले को तो वैसे ही नहीं होता, तो जीतने वाले को भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी होती है, उसके कई लोग मारे जा चुके होते हैं, तो ये सबके लिए ही खराब होता है। अब देखिए, शांति स्थापना के साधन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जनता अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, तो आदर्शवादी इस पे क्या तर्क देते हैं कि लोकतंत्र शांति को बढ़ावा देती है। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक देश आपस में कम लड़ते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता जो होती है युद्ध की बजाय विकास चाहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन। आदर्शवादी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं। यदि लोगों को विश्व शांति और भाईचारे की शिक्षा दी जाए तो भविष्य में युद्धों को रोका जा सकता है। देखिए, समझते हैं, यदि बचपन में हम यह सीखें कि विविधता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, तो बड़े होकर हम दूसरे देशों के प्रति हिंसक बनेंगे ही नहीं और उनके प्रति हिंसा भी नहीं करेंगे। तो अब हम अपने आते हैं, आदर्शवादी द्वारा एक आदर्शवादी विश्व की कल्पना की गई, इस बात को लेकर चलते हैं। देखिए, आदर्शवाद का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ शक्ति ही सत्य है के बजाय सत्य ही शक्ति है का सिद्धांत काम करे। वे विश्व सरकार की बात करते हैं जहाँ सभी देश एक परिवार की तरह रह सकें। ठीक है, तो आदर्शवाद यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत है, जो क्या मानता है दुनिया में केवल शक्ति का बोलबाला है। वहीं आदर्शवाद सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मेरे ख्याल से आदर्शवाद के लिए आज इतना बहुत है, क्योंकि देखिए, तो यहाँ हमारी आदर्शवाद की क्लास हम समाप्त करते हैं। इसकी आलोचना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी आलोचना यथार्थवादी करते हैं, जो कि यथार्थवादी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है। तो इसे हम बेहतर है कि अगली नेक्स्ट क्लास में करें। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको कुछ समझ आया है और मेरा तरीका अच्छा लगा है आदर्शवाद को समझाने का, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मस्ट है। अब मेरे जो पक्के दोस्त हैं वो लास्ट तक यहाँ तक आए हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे। हाँ, तुम ही लोगों से बोल रहा हूँ भाई, तुम ही लोगों से बोल रहा हूँ सबसे। तो थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लॉट्स ऑफ थैंक यू। ना अगर कोई भी गलती हुई हो तो सजेशन देना है या और कुछ सुधार करना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।